नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके केस स्टडी करने वाले हैं, यानी कुछ ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग के पार्ट बताने वाले हैं। किसके? ग्रोफर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके बारे में कुछ ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ट्रेनिंग का मतलब ही समझ लेते हैं। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई गेट इट डन, क्यों करवाया क्यों जाता है ट्रेनिंग। तभी तो आपको समझ में आएगा। आप लोग इकट्ठे तो हुए हो, लेकिन हुए क्यों, क्या मकसद क्या है उसका। तो ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है, डायरेक्ट काम पे क्यों नहीं लगाया जाता। ट्रेनिंग गिव्स एवरीवन अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रेनिंग क्या करती है, हर एक को समझाती है, अंडरस्टैंड करवाती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और नॉलेज प्रोवाइड करती है एंड स्किल्स देती है। कौन सी स्किल? दे नीड टू डू द जॉब। जो वो स्किल्स प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग, जो उनको जॉब करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा क्या करती है? दिस विल एनहांस देयर कॉन्फिडेंस। क्या करती है ट्रेनिंग होने से ना, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब हम ये जॉब कर सकते हैं, हाँ इजी है जॉब। तो ये क्या करती है, कॉन्फिडेंस जब इनहांस करती है तो ओवरऑल जो बंदे का परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत बेहतर लेवल तक बढ़ जाता है। तो वही लिखा है, रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। रिजल्ट क्या आता है कि इंप्रूवमेंट हो जाता है उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में। यानी चाहती क्या ट्रेनिंग से, मेन यही है कि ट्रेनिंग हमें जो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय देने वाला है, जो वर्कर प्रोडक्टिविटी देगा, अपना काम देगा, वो पीक लेवल, सबसे ऊंचे लेवल, यानी जितना दे सकता है उतनी इफेक्टिवली दे पाए। तो यही मेन ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग के लिए तुम्हें पता है गुरु बिन ज्ञान कहा, तो इसलिए दिस, यानी ट्रेनिंग करवाने के लिए ट्रेनर चाहिए। तो ड्यू टू दिस, ट्रेनिंग के लिए ही, ड्यू टू दिस, इसी कारण से ट्रेनर अवेलेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आपको अभी तक इतना समझ में आया है कि हाँ ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग के लिए हमें बिठाया क्यों गया, हमें डायरेक्ट कंपनी में क्यों नहीं लगा दिया गया काम के लिए। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम, क्या? ग्रोफर्स के बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। आज इतना नहीं है कि पूरा ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, आज फंडामेंटल चीजें जानेंगे। फंडामेंटल मतलब आधारभूत चीजें, जो बेस, अगर बेस मजबूत होता है तो तुम्हें पता है कि घर भी अच्छा बनता है, उसी प्रकार बेस हर जगह का मजबूत होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत बेस के बारे में बताएंगे। ग्रोफर्स, ग्रोफर्स की सबसे पहले छोटी मोटी बातें जान लेते हैं कि ये एक इंडियन ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है। क्या है कि डिलीवरी सर्विस है, ऑनलाइन ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इसे कब कब बनवाया कब गया था, यानी इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, नींव कब रखी गई थी। तो 2013 में इसकी नींव रखी गई थी। तो किसी ने तो रखा होगा। तो उस फाउंडर का नाम क्या है कि जिसने फाउंडेशन रखी, यानी स्थापना की। तो दो फाउंडर के नाम थे, एक था सौरभ कुमार और अलविंदर ढिंसा। कौन थे? दो थे फाउंडर के नाम, सौरभ कुमार, अलविंदर ढिंसा। ठीक है। क्या? ऑनलाइन, ये इंडियन ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है। फाउंडेशन, फाउंड कब हुआ था इसे, यानी बनाया गया था, फाउंडेड इन 2013 में बनाया गया था। उसके बाद फाउंडर कौन थे इसके? सौरभ कुमार और अलविंदर ढिंसा, ये दो कौन थे इसके? फाउंडर थे। ठीक है। सौरभ कुमार सीईओ ऑफ ग्रोफर भी है, ये फाउंडर भी है और सीईओ ऑफ ग्रोफर भी है। सीईओ की फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो सबसे ऊंचे लेवल के ऑफिसर होते हैं उसे सीईओ ऑफ बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ग्रोफर एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है और फाउंडेड इन 2013 में इसे फाउंड किया गया, यानी स्थापना की गई। किसने किया? फाउंडर कौन थे इनके? सौरभ कुमार और अलविंदर ढिंसा। अच्छा, सौरभ कुमार सीईओ ग्रोफर भी है। इन्होंने कुछ बात कही थी, पता है क्या होता है? महान लोग ही बताते हैं कि महानता तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए इन्होंने कई कोट्स भी दिए थे, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं। इन्होंने क्या बोला था, अपने बिजनेस में बहुत फेमस लाइनिंग की, एन अनमैचेबल कस्टमर सर्विस, अन ए एन अनमैचेबल कस्टमर सर्विस, यानी एक ऐसी कस्टमर सर्विस जो और कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे मैच ना खाए। अनमैचेबल कस्टमर सर्विस इज द की, यही एक रास्ता है टू एनी सक्सेसफुल बिजनेस टुडे, किसी बिजनेस को आज की दुनिया में सक्सेस बनाने का। यानी कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड करो, वो सर्विस प्रोवाइड करो जो और लोग नहीं कर पा रहे, तभी तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा आज के जमाने में, टुडे। ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया, सीमलेस एक्सपीरियंस दिया कि यानी जो ब्रांडिंग है बिल्कुल सेम ब्रांडिंग का प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर, सेम प्राइस में दे रहे हैं, और
कैशलेस हो गए। कैशलेस मतलब कैश का कोई झमेला ही नहीं कि नोट खर्चे करवाने हैं या फिर नोट फटी मिल गई, नकली मिल गई, ऐसा कुछ है ही नहीं, कैशलेस हो गया। नो रिलेशनशिप प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? नो रिलेशनशिप प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि क्या होता है जब हम कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो हमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम बचपन से सामान खरीद रहे हो, तो तुम्हारे पापा जी खरीद रहे, तुम्हें जहां सामान खरीद के जाना होगा तो वहीं से खरीदोगे लगभग, ये तो तय है। लेकिन मान लो अगर 5 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है, तब भी कई बार होता है हम ले लेते। क्यों ले लेते? एक रिलेशनशिप प्रेशर होता है कि हाँ भाई यार बचपन से ले रहे यार, 2-4 रुपए के पीछे क्यों रिश्ता खराब करे। तो ये ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा, नो रिलेशनशिप प्रेशर। इसी से सेमलेस, ये क्या सीमलेस एक्सपीरियंस भी इससे बिल्डअप होगा। कैसे? अगर कोई रिलेशनशिप प्रेशर नहीं है तो प्राइसेस सेम होना अनिवार्य है यार, कि अगर प्राइसेस तभी सेम होंगे जब रिलेशनशिप प्रेशर नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहना चाहता हूँ? कहना चाहता हूं मैं कि इन्होंने सौरभ कुमार ने कहा कि अनमैचेबल कस्टमर सर्विस इज द की टू एन सक्सेसफुल बिजनेस टुडे। कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड करो जो अनमैचेबल हो, जिसकी और कोई ना करता हो, मैच ना खाता हो किसी और से। वो क्या एक रास्ता है जिससे हम क्या सक्सेसफुल कर सकते हैं अपने बिजनेस को आज की दुनिया में। सीमलेस एक्सपीरियंस कर दिया, प्रोडक्ट सेम, ब्रांडिंग सेम, ब्रांडिंग के साथ साथ उसके प्राइसेस भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी सोचेगा कि हाँ एक बार में मंगाना ही है, थोड़ा डिलीवरी चार्ज के जैसे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट कर देते, वो सबके अपने अपने रूल्स और होते हैं। हमें इस पे नहीं जाना, बस इतना समझना है क्या सब सोचेंगे यार जब ऑनलाइन बिक ही रहा है हम क्यों ऑफलाइन गए। तो इसलिए ऑनलाइन का फायदा हुआ सीमलेस, कैशलेस बहुत फायदा करता है, कोई चोरी चकारी कुछ की प्रॉब्लम ही नहीं। नो रिलेशनशिप प्रेशर सबसे बढ़िया, कि प्रेशर है ही नहीं, तुम्हारा मन हो तो खरीदो, नहीं मन हो तो मत खरीदो। अच्छा, इसके अलावा सौरभ कुमार के अलावा कौन थे एक फाउंडर? अलविंदर डेंसा। इन्होंने भी एक कहा था, क्या कहा था? द आइडिया इज टू हैव अ शार्प टिप टू पेनिट्रेट द मार्केट। क्या अगर तुम्हें पेनिट्रेट मार्केट के अंदर अच्छे से घुसना है तो उसका एक टिप बता रहे। शार्प टिप क्या है? कि वी आर नॉट इन डेप्थ गेम। हमें डेप्थ में, हमें चौड़ाई में नहीं जाना कि बढ़िया से बढ़िया ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रख लिया। हमें जाना है इन द डेप्थ गेम, जितना हो सके उतनी गहराई से प्रोडक्ट रखो, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट रखो। समझ रहे हो? यानी प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा दो, नंबर ऑफ क्वालिटी बढ़ा दो। नंबर्स इनमें नहीं होती, क्वालिटी, उनकी अमाउंट बढ़ा दो, क्वालिटी इतना अच्छा कर दो कि वही है कि जो सक्सेस करता है। तो सिंपल सी एक बात है, याद रखना की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें महान लोगों के थॉट याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए यार? आगे तक काम आते हैं और बहुत काम आते हैं। ये ऐसे ही नहीं दे देते, इन्होंने पहले एक्सपीरियंस क्या होता है उनके बाद ही बोलते हैं। द आइडिया, अलविंदर डेंसा ने क्या कहा था? द आइडिया इज टू हैव अ शार्प टिप टू पेनिट्रेट द मार्केट। आइडिया किस चीज का? अगर तुम्हें अच्छे से पेनिट्रेट करना, मार्केट में घुसना है, तो वी आर नॉट इन द डेप्थ विथ गेम। हमें विथ गेम में नहीं जाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रखना है, बट द डेप्थ गेम, हमें डेप्थ गेम में जाना है, उसे और बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी के रखने हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। उसके बाद बात चलते हैं एक वेयर हाउस। क्या होता है वेयर हाउस? वेयर हाउस का सीधा सीधा मतलब होता है गोडाउन, गोदाम जिसे आम भाषा में कहते हैं। क्या होता है कि वेयर हाउस क्या है यार? एक बिल्डिंग होती है जो कि शॉप से पहुंचने से पहले सामान कहाँ पहुंचता है, जहां स्टोर हाउस जिसे कह सकते हैं, वेयर हाउस कहा जाता है उन्हें। ठीक है, जैसे गोदाम बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है? अब बिल्डिंग, एक बिल्डिंग होती है, यानी कोई भी ऐसे मकान होते हैं वेयर, जहां पर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड, यानी ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटीज गुड्स की, गुड्स मतलब सामान की क्वांटिटी रखी रहती है, आर स्टोर्ड रखी रहती है, स्टोर की होती है, बिफोर बीइंग सेंट टू शॉप्स, दुकानों पे भेजने से पहले। ठीक है, अब देखो वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में क्या होता है ना, जर्नली अगर हम सबको मिक्सअप कर लेते हैं तो काम अच्छे से नहीं होता। इसीलिए हमें हमेशा डिवीजन का फॉर्मूला अपनाना होता है, डिवाइड करना होता है लोगों को। इसको अच्छा ये इस काम में बेहतर, इस काम में भेज दो, इस काम में बेहतर, इस काम में भेज दो। तो उसी तरह वेयर हाउस में भी होता है, डिपार्टमेंट बना देते हैं अलग अलग, ताकि अगर सब एक जैसे को हैंडल ना कर, सब मिक्सअप ना हो पाए। तो 4 डिपार्टमेंट मिलनी होते हैं, इनबाउंड, इन्वेंट्री, आउटबाउंड, रिटर्न। इनबाउंड क्या होता है? आइटम अराइवल, जो नाम से ही समझ में आ रहा है, इनबाउंड मूविंग, इनवर्ड अंदर आना, यानी इनकमिंग कोई चीजें अंदर आ रही है, यानी वो डिपार्टमेंट जिसके अंदर जो प्रोडक्ट होंगे वेयर हाउस में जब आएंगे
तो आने के जितने सामान होंगे, जितना डेटाबेस होगा, जो भी चीज रखना होगा, वो सब कौन रखेगा? इनबाउंड रखेगा। आने के जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा कौन रखेगा? इनबाउंड, अंदर आने वाली चीजों को, इसलिए नाम ही ऐसा इनबाउंड। आइटम अराइव इन द वेयर हाउस, जो वेयर हाउस में आइटम आए हैं, आइदर रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, या तो वो बाहर से लिए गए हैं, वो कहीं से भी आए, या तो वो क्या बोला? आइटम अराइव इन द वेयर हाउस, जो वेयर हाउस में आइटम आए हैं वो आइदर या तो वो रिसीव हो दूसरे सोर्स से, यानी और कहीं से लाए गए हो, या फिर क्या हो कि वो अलग कंपनी से ही मंगाए गए हो। कई बार मान लो इमरजेंसी है, उन्होंने दूसरे वेयर हाउस या दूसरी जगह से उन्होंने उठा लिया जो उनकी कंपनी थी, तो क्या होता है, उनके रिकॉर्ड, जो भी आइटम आते हैं, चाहे वो दूसरी कंपनी से आए चाहे अपनी ही कंपनी से आए, उन सब का रिकॉर्ड रखना कि वेयर हाउस में जो भी चीज आई है उनका रिकॉर्ड रखना, वो इनबाउंड का काम होता है। अच्छा, उसके बाद चलो ठीक है, इनबाउंड में आ गया। अब स्टोर कहाँ जाए किया जाए, तो उनमें एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसे स्टोरेज की पूरी जानकारी होती है, उसे कहा जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को तुम स्टॉक भी कह सकते हो, लेकिन फर्क क्या है? इन्वेंट्री को अमेरिकन वर्ड का है और स्टॉक क्या है? एक ब्रिटिश वर्ड है। इन्वेंट्री क्या है? एक अमेरिकन वर्ड है, ठीक है। और स्टॉक क्या है? स्टॉक है ब्रिटिश वर्ड है। बस इतना सा फर्क है दोनों की साइड। तो स्टॉक कह सकते हो, स्टोर हाउस या स्टॉक कुछ भी, या फिर इन्वेंट्री कह सकते हो। इन्वेंट्री में क्या होता है? थिंग्स दैट हैज अ शॉप, वो सारी चीजें जो किसी शॉप, किसी दुकान के पास होती है, वो सारी चीजें पाई जाएगी, या फिर वो सारी चीजें पाई जाएगी जो किसी वेयर हाउस में होती है फॉर सेल, बेचने के लिए। जो भी बेचने के लिए सामान होते हैं वो सारे इन्वेंट्री में स्टॉक किए जाते हैं। या फिर अच्छा, उसके बाद आता है, चलो इनबाउंड में क्या हुआ? जो भी चीजें आई उनके डाटाबेस रिकॉर्ड कैसे आए हैं चेक करना, वो सब चीजें हो गई। उसके बाद अंदर आके स्टोर कहाँ हुआ? इन्वेंट्री में हो गया। उसके बाद भाई प्रोसेस भी तो आगे का होना होता है, तो आउटबाउंड आता है। आउटबाउंड ये सबसे तुम कह सकते हो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी वेयर हाउस का, किसी भी शॉप का, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। आउटबाउंड नाम से समझ में आ रहा है कि बाहर ले जाई जाएंगी चीजें। तुमने दो टॉपिक पढ़े होंगे कि कॉलिंग सेंटर में भी जाते हो तो एक इनबाउंड कॉलिंग होती है, आउटबाउंड कॉलिंग होती है। इनबाउंड में अंदर आती है यानी कस्टमर कॉल करता है, लेकिन आउटबाउंड में क्या होती है? यहाँ से जाती है। उसी तरह इन्वेंट्री से प्रोडक्ट निकाल के आउटबाउंड में ले जाए जाते हैं ताकि आगे की प्रोसेस कर पाए। तो क्या होती है, एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे की चीजें। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ कस्टमर सेल ऑर्डर। जब कोई कस्टमर, ये प्रोसेस आउटबाउंड का काम कहां से स्टार्ट होता है? जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, यानी कोई ऑर्डर खरीद लेता है, कोई सामान को ऑर्डर करता है, वहां से जिसका रोल स्टार्ट होगा वो होगा आउटबाउंड। और मूव इन वेयर हाउस क्या होगा? वेयर हाउस पैकिंग। फिर क्या होगा? सामान की पैकिंग होगी। उसके बाद एंड विद प्रोडक्ट डिलीवरी, जब प्रोडक्ट को डिलीवरी कर दिया जाएगा वहां जाके आउटबाउंड का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? इनबाउंड में अंदर आएगा, जितने डेटाबेस होंगे वो सारे रखे जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री में क्या होगा? वो उसे स्टोर किया जाएगा। आउटबाउंड में क्या होगा? आउटबाउंड में क्या होगा? कस्टमर पहले ऑर्डर करेगा, जहां से वहां से उनका काम स्टार्ट होगा कि हाँ अब सारा डाटा को संभालना, कैसे ऑर्डर आए उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, कैसे पैकिंग किया जाए, कैसे पिकिंग की जाए, वो सारी चीजें होंगी यहाँ पे आउटबाउंड में। उसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगी प्रोडक्ट की, वहां आउटबाउंड का काम खत्म हो जाएगा। अब क्या तुम्हें लगता है यहाँ से काम खत्म? नहीं। कई बार होता है कस्टमर को पसंद नहीं आया, कई बार पता चला गलत चीजें आ गई, तो कई बार क्या होता है वो कस्टमर या तो रिटर्न कर देता है या बोलता है एक्सचेंज के लिए देता है। तो जितने भी केसेस आएंगे कस्टमर सेटिस्फाई। अब देखो उसके बाद एक डिपार्टमेंट आता है जिसे कहते हैं रिटर्न। रिटर्न का काम क्या होता है कि हमने जो आउटबाउंड वालों ने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, क्या उससे कस्टमर सेटिस्फाई है, क्या उसे अच्छा लगा है, नहीं लगा है, उनके व्यूज जाना, रेटिंग लेना, और भी बहुत सारी चीजें होती है कि भाई रिटर्न करना है तो उनके कैसे फाइलें बनाई जाए, हर एक चीजों का डाटा कौन रखता है? अब रिटर्न नाम से समझ में आता है वापस आना, रिटर्न, वापस से टर्न लेना, यानी जो प्रोडक्ट गया है उसे वापस आने के वक्त किसका रोल होगा, किस डिपार्टमेंट का, उसे कहेंगे आउटबाउंड, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है कि आउटबाउंड क्या होता है? रिटर्न की बात कर रहा था मैं। तो रिटर्न में क्या होगा कि भाई जितना भी चीज वापस आएगा तो वो सब चीजें देखी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंश्योर करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हमारी सर्विस से। और सर्विस से तुम्हें पहले बता दिया कि एक क्या डिलीवरी सर्विस है। सर्विस मतलब सेवा है। क्या हमारी सेवा से कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है? थ्रू हैंडलिंग द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की हैंडलिंग करने से,
रिटर्न और एक्सचेंज, इन सब के बारे में कौन, ये रिटर्न जो डिपार्टमेंट होता है वो सबके डाटा रखता है, हर चीज को रखता है कि क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है जो हमारे प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है या एक्सचेंज हुआ है या फिर पहुंचा उन सबसे, ठीक है। यानी मेंटेनिंग ऑल डेटाबेस ऑफ एक्सचेंज, जो चेंज हुए हैं एक्सचेंज हुए हैं उन सबका डेटाबेस रखते हैं, और जो कि वहां डिलीवर कर दी गई उन सबके डेटाबेस कौन रखे, रिटर्न। अब एक बार शॉर्ट में फटाफट सीखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि वेयर हाउस बनाया जाएगा, वेयर हाउस के अंदर डिपार्टमेंट बांट दिए जाएंगे ताकि काम इजी से हो पाए। अब उसके अंदर 3-4 डिपार्टमेंट होगा, कौन कौन से, पहला होगा इनबाउंड, अंदर जो भी चीज आई है उनको संभाल के रखा जाए, उनको प्रोसेस की जाए, जितनी भी चीजें करनी है उनके बारे में वो सब की जाए। उसके बाद स्टॉक कहाँ करना है, स्टॉक करने के लिए इन्वेंट्री आएगा, इन्वेंट्री से जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर को कैसे पिकिंग करना है, पैकिंग करना है, बिलिंग करना है, वो सब काम आउटबाउंड का होगा डिलीवरी तक। और डिलीवरी के बाद क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, क्या उसे प्रोडक्ट रिटर्न करना है या फिर जो भी मैटर, ये सारे कौन कवर करेगा, रिटर्न, ठीक है। ये 4 डिपार्टमेंट भी समझ आ गए। तो हमने अभी से क्या ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ग्रोफर्स की थोड़ी बहुत डिलीवरी की, भाई ये इंडियन ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है, 2013 में बनाई गई थी, फाउंडर होते हैं सौरभ कुमार और अलविंदर हिंसा। और वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस के अंदर क्या चीज होती है ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे की चीजें। तो मैंने क्या बोला, कई इंपॉर्टेंट चीजें जैसे डू यू नो, यानी कोई कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं जो हमें जानना होता है, जैसे एसक्यू। एसक्यू क्या होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो। एसक्यू की फुल फॉर्म होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि यानी जो स्टॉक के अंदर रखी गई है वो यूनिट कैसी है, यानी जो भी स्टॉक कीपिंग यूनिट, कैसे बताऊं मैं, देखो जैसे मान लो एक चापत्ती आती है तो तुम्हें पता है, जैसे मैं बताता हूँ, टाटा प्रीमियम की एक चापत्ती आती है, तो टाटा प्रीमियम की चापत्ती पे एक पे बस डिफरेंस कहाँ होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, एक पे लिखा रहता है इंडिया के लिए और एक पे लिखा था हरियाणा के लिए। तो फर्क क्या है, ये टाइप्स आ गए, तो इस टाइप्स को ही हमने एसक्यू कह दिया गया। एसक्यू भी क्यों कहा गया, क्योंकि हमें और डेप्थ में जाके समझना होगा कि हम सिर्फ टाइप्स ऐसे नॉर्मली भाषा में हम टाइप कह सकते हैं, लेकिन एसक्यू में तुम्हें वेल डिफाइंड तरीके से बताना होगा कि भैया क्या क्या चीज है, साइज में डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है, और क्या चीज क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, फ्रीबी आइटम आ रहा है, क्या है, इन सबको एसक्यू डिफाइन करते हैं। कैसे, स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी स्टॉक के अंदर कितनी यूनिट रखी गई है उसे एसक्यू बोलेंगे। यानी आइटम, अब ये डिपेंड किसका करता है, ये प्राइस ऑफ आइटम, आइटम का क्या प्राइस है, ठीक है। ब्रांड क्या है आइटम का, यानी किस ब्रांड का आइटम है। जैसे भाई ये कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे कोको कोला, लिम्का, मरिंडा, ये सारे क्या ब्रांड है। ऐसे जैसे मैंने बोला कि ये टूथपेस्ट की कंपनी है, टूथपेस्ट के अंदर ब्रांड आते हैं कौन से, जैसे कॉलगेट, कॉलगेट मैक्स फ्रेश, पतंजलि, बहुत सारे कॉलगेट आते हैं। तो मैंने क्या बोला, ब्रांड ऑफ आइटम, आइटम किस ब्रांड का है ये एसक्यू बताता है। या फिर वेरिएंट एट्रीब्यूट, यानी क्या फर्क है एट्रीब्यूट, वो सारे एट्रीब्यूट के बारे में बताता है, जैसे साइज में फर्क है या नहीं, कलर में फर्क है या नहीं, या फिर क्वांटिटी में फर्क है, इन सब के बारे में कौन डिफाइन करता है, एसक्यू बताता है। बाकी आप लोगों को जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, कुछ दिन काम करोगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा एसक्यू कहते किसे है। नॉर्मल भाषा में कई प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं उसे एसक्यू बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पे, कौन सा, यूपीसी या ईएएन कोड। यूपीसी और ईएएन कोड क्या होता है, छोटी छोटी बातें जान लेते हैं बस। तुम्हें यूपीसी के बारे में पता होगा, लेकिन इन दोनों फर्क क्या होता है, बहुत छोटा माइनर सा फर्क होता है, लेकिन कभी आ जाता है तो ऐसा ना लगे हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा बताना चाहता हूँ। यूपीसी का फुल फॉर्म पहले जान लो। यूपीसी की फुल फॉर्म कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, बोलो 3 बार, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और ईएएन, ईएन की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, यूरोप के जितने भी आर्टिकल होते हैं उन सबका नंबर। ये सिस्टम कौन चलाता है, यूरोप में चलता है, नाम से पता चल रहा है। और ये कहाँ चलता है, अमेरिका में, क्योंकि और ईएन को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब छोटी मोटी डिफरेंस याद रखना है, जैसे ये क्या होती है, ये 12 डिजिट का नंबर होता है जो यूपीसी नंबर होता है, लेकिन ईएन 13 डिजिट का होता है। फर्क डाल लेना ये, जैसे ईएन क्या है, ये वाले ईएन है, और ये क्या यूपीसी है। यूपीसी में नंबर जो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 डिजिट है। कितने? 12 डिजिट है। लेकिन वहीं पे यूएएन में देखो कितने डिजिट है? 13 डिजिट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डिजिट है। मैंने क्या बोला? ये इसमें क्या होंगे? 13 डिजिट होंगे। बस छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ये क्या यूएसए में ज्यादा फेमस हुआ है। यूएसए एक तरीके का वर्ल्ड पावर है, तो पूरे वर्ल्ड में ये फैला, तो पॉपुलर इन यूएसए। और इसके अलावा ये पूरे यूरोप में फेमस है। क्या लिखा है? पॉपुलरली यूज्ड इन यूएस। यूएस में ज्यादातर यूज होता है। पॉपुलरली यूज्ड इन ओवरऑल यूरोप। ये पूरे यूरोप में यूज होता है, और यूरोप के बाद तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। ठीक है, समझ लो। ये पूरे वर्ल्ड और यूरोप में यूज होता है, और ये यूएस में यूज होता है। लेकिन अब तो तुम्हें पता ही होगा कि अमेरिका का प्रभाव इतना बढ़ गया कि यूपीसी नंबर ही यूज होता है पूरे वर्ल्ड में लगभग। अच्छा, तो हमें क्या समझ में आया था कि यूपीसी क्या होगा? ऐसा होगा, और यूएएन क्या होगा? ऐसा होगा। छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तुम्हें शर्ट चाहिए ब्लैक कलर की, शर्ट चाहिए, और किस कलर की? ब्लैक कलर की, और साइज ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, यानी मीडियम साइज। तो तुम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐसे बनाओगे, ठीक है। लेकिन एसक्यू बनाने के लिए उसको टाइप कैसे बनाएंगे? तो जो और शॉर्ट किया जाता है, शॉर्ट की बनाया जाता है। कैसे? ब्लैक को शॉर्ट में लिख दो बीएल के, शर्ट का शर्ट लिख दो, या फिर और छोटा कर सकते हो, मीडियम का एम लिख दो। बस समझने लायक। तो ये एसक्यू बन के तैयार हो गया। ठीक है, वो अपने कन्वेंशनल जैसे मजा आ जाए, यानी थोड़ा समझ में आने में इजी हो, उस हिसाब से हम बना लेते हैं। अच्छा, बारकोड इसे कहेंगे। ठीक है, बारकोड तुमने बहुत जगह देखा होगा। अच्छा, यूपीसी और ये नंबर, ईएन नंबर, क्या नंबर, ये वाले होंगे जितने नंबर हैं। अब तुम बोलोगे यार ये बारकोड और ये यूपीसी कैसे हम देखें? तो भाई इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, बहुत। कांट बी इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा नहीं बताया जा सकता है ये भाई कंप्यूटराइज्ड कॉन्सेप्ट है, जो कंप्यूटर ही बताएगा। इसीलिए सिंपल भाषा में जान लो, कांट बी इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन कोई भी इंसान इसे डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, एसक्यू की एक डेफिनेशन छूट गई थी। अच्छा, पूरा समझ में आया क्या? दोबारा एक बार पढ़ लेते फटाफट। ग्रोफर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। कंपनी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। क्या फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, आज थोड़ा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसी को जानेंगे। ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप, ट्रेनिंग में बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए क्यों बैठे हो, क्योंकि व्हाई इट इज डन, क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। क्या करती है? हर एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉलेज देती है और स्किल्स देती है, जो कि जॉब करने के लिए जरूरी है। और इससे क्या होता है? उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है जब ये सारी चीजें मिलती है। तो कॉन्फिडेंस में क्या होता है? ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती है, जिससे टेकिंग प्रोडक्टिविटी एट पीक, जहां से वो प्रोडक्टिविटी को एकदम लेवल तक ले जाके यूज कर सके। जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी दे रहा है वो बेस्ट लेवल पे दे। उसके अलावा अच्छा, ये पार्ट हो गया। उसके बाद ग्रोफर के बारे में, ये ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है। फाउंडेड 2013 में बनाया गया। प्रोडक्ट में फाउंडर कौन थे? सौरभ कुमार और अलमिंदर ढिंसा। इन्होंने भी कुछ बातें कही, इन्होंने भी कुछ बातें कही थी। उसके बाद वेयर हाउस होते। वेयर हाउस एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में सामान रखे जाते हैं। डिपार्टमेंट होते हैं इनके अंदर, 4 डिपार्टमेंट होते हैं। इनबाउंड, इन्वेंट्री, आउटबाउंड, रिटर्न। इनबाउंड में आएगा, इन्वेंट्री में स्टॉक किया जाएगा, आउटबाउंड में प्रोसेस होगा ऑर्डर का, और रिटर्न में वापस आने पे सामान, उन सब के बारे में देखा जाएगा। बस मोटा मोटा ये समझना है। उसके बाद एसक्यू। एसक्यू क्या होता है? कितने टाइप की चीजें हैं, यानी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ब्रांड क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस चीज में डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, यूपीसी यूएएन क्या होता है? कई नंबर होते हैं जिनसे प्रोडक्ट को और इजी तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, यूपीसी और यूएएन नंबर ये होता है। और क्या होता है एसक्यू की? मैंने तुम्हें बताई दिया कितने टाइप होते हैं। इट इज अ कोड, ये कोड होता है, जैसे हमने अपना कोड बना लिया था। इट इज अ कोड असाइन टू अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को असाइन किया जाता है, यानी उसके बारे में असाइन कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये इसका कोड है। बाय सेलर, बाय इट्स सेलर, जो इसका बेचने वाला है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा। जिसका मन होगा यार मेरा प्रोडक्ट मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन हर कोडिंग कन्वेंशन की, यानी क्या उनके कोडिंग कन्वेंशन है, कैसे उन्हें इजी पड़ जाए, यानी कोड करने में इजी पड़ जाए। ठीक है, बस कुछ ही चीजें थी जानने लायक, बाकी मैं कुछ सजेशन दूंगा। देखो, भसड़ नाम की चीजें होती है जो हमें जानना होता है कि यार बहुत भसड़ है, ऐसी क्या कंपनी छोड़ देते यार। सबसे पहले समझ लो कि आज के जमाने में नौकरियां कम होती जा रही है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि भसड़ भसड़ यहीं पे नहीं है, हर कंपनी में, कहीं ज्यादा कहीं कम पर है, हर जगह। तो भाई जो मिली है उसमें टिक के काम कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई रिकॉर्ड बन जाएगा तुम्हारा। और इधर उधर भागोगे तो कुछ नहीं होना जिंदगी भर।
ठीक है। और कई बेसिक चीजें, कहीं भी जाओ तो कोशिश करो बेसिक बेस को मजबूत रखो। जैसे हम जाते काम करते वक्त हमें पता है एक मशीन मिलती है खींचने के लिए, जैसे बोलते हैं HOPT, तो हम क्या करते हैं उस मशीन को खींचते कहीं भी छोड़ देते हैं। अब आगे वाली चीजें जो और पिकिंग कर रहे हैं, जो भगभग के लड़के ट्रॉली लेके पिकिंग कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत होगी। हम कराटे कहीं भी छोड़ देते, हम डैमेज कर दिया, हमने बताया नहीं सीनियर को, पता चला अगले दिन सुबह का शिफ्ट हुआ या कुछ भी ऐसी बात हुई, अगले दिन पता चला तो उन्होंने फोटो खींच के ऊपर मेल कर दिया, तो पता चलता है सीनियर को डांट पड़ती है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए। हमने पायलट पे लोड कर दिया, पायलट क्या होता है, जैसे सामान को तुम्हें लोड करना है तो तुम्हें पायलट के ऊपर एक ऐसे करैट, एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा मिलेगा चैम्बर सा, उस पर तुम्हें ऐसे ऊपर होगा, ऊपर लोड करने होंगे, तो उसे पायलट बोलते हैं। तो हमें क्या है, लोड करते वक्त हमने क्या किया, सही से लोड नहीं मारा, इस साइड ज्यादा मार दिया, इस साइड कम। जब हम उसे ट्रॉली से उठाएंगे धक्का देके, तो क्या होगा, वो ट्रॉली एक साइड इस तरफ झुक जाएगी या इस साइड झुक जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें ध्यान रखना होता है, और कोऑपरेट करके टीम वर्क करना सीखो, हमेशा अकेले काम नहीं होता। ठीक है, तो बस यही बोलना था। जय हिंद, जय भारत।